अरे बच्चों, आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक कैपेसिटर। जब लास्ट डे की बात आई थी तो लास्ट डे हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने स्फेरिकल कैपेसिटर पे चर्चा करी थी। स्फेरिकल कैपेसिटर की कहानी आई थी हमारी ये कि अगर ये दो डिफरेंट सेल टाइप का फॉर्म हो, अगर इसका एक रेडियस ए हो दूसरे रेडियस बी हो, और हमने दो कंडीशन बोला था। एक हम लोग था इनर ग्राउंडिंग, जिसको हम लोग इनर अर्थिंग बोलते हैं, दूसरे को आउटर ग्राउंडिंग बोलते थे। जब हम लोग ग्राउंडिंग की बात करते हैं, ग्राउंडिंग का मतलब होता है दिस इज द साइन। और हमको पता है ग्राउंडिंग मींस अर्थिंग होता है। क्या होता है? अर्थिंग। जब हम लोग अर्थिंग की बात करेंगे तो कहने का मतलब हमने लास्ट डे बताया था कि अर्थ के पास पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। अर्थ के पास क्या होता है? जीरो पोटेंशियल। दैट्स व्हाई अर्थ हैव इनफाइनाइट कैपेसिटी। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। लास्ट डे हमने देखा था कि कभी कोई सेल के फॉर्म में हो, जब इसका अर्थिंग जो क्या करते थे तो इसका पोटेंशियल का रिलेशंस आया था दो कंडीशन से। जब हमने आउटसाइड को क्या किया था? अर्थिंग किया था, और नेक्स्ट में क्या किया हमने? इनसाइड अर्थिंग करी थी। ये दोनों केस देखा था। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे, जो कि रिजल्ट एक आया था। सेकेंड केस में देखा था आपने C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बी माइनस ए आया था। जब हमने क्या किया था? इनर ग्राउंडिंग करी थी। ठीक है। जब हमने आउटर ग्राउंडिंग किया था इस केस में तो क्या है अपने को C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी माइनस ए आया था। इस एप्लीकेशन के रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। अगर हम इस टॉपिक को अपने फर्स्ट लेक्चर में लेके जाए तो वहां हमने बताया था कि अगर सिंपल एक स्फीयर की बात हो रही होगी, सिंपल एक स्फीयर की बात हो रही जिसका चार्ज क्यों होगा, अगर उसका कैपेसिटी पूछेगा, हमने क्या बताया था? कैपेसिटेंस जस्ट नथिंग डिवाइड क्या होता था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक छोटा सा इनविजिबल्स बात होती है, थोड़ा देखेंगे उसको क्या क्या कह सकते हैं। सर ये भी स्फीयर था, ये भी स्फीयर था, ये क्या था? हॉलो स्फीयर था। क्या था? हॉलो स्फीयर था। जो ये फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस, ये क्या कहना चाहता है इसको? तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि लास्ट डे हमने इस दोनों का सेपरेट एप्लीकेशन किया था। आज थोड़ा दोनों को कंजक्ट करते हैं, एक साथ सोचने की कोशिश करते हैं। हमने जब अर्थ की बात करी थी, बहुत बड़े बड़े स्फीयर की बात करी थी, उस समय क्या होता था? दिस इज द रिलेशंस पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं? कंजक्चर बनाते हैं। कंजक्चर मतलब होता है हम दोनों को कंपेयर करना शुरू करते हैं। अगर ये भी स्फेरिकल का था, ये भी स्फीयर का था, भले यहां पे एक सेल ऐड हो गया, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब क्या होगा? आर इक्वल टू हमने एक एजम्पशन लिया ए बी बी माइनस ए, और दूसरा आर था सिंपल आर। अगर हम उसको आर को मान लेते ए, एक ही रेडियस होता, हम बी मान सकते थे, हमने ए मान लिया। अब एक कंडीशन है, अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। अब लॉजिक तो यही है ना कि जो हमने छोटा सा रेडियस कैपिटल लिया था, इट विल बी टू मच इनफाइनाइट। ध्यान से सुनेंगे। अगर ये इनफाइनाइट रेडियस का होगा, इनफाइनाइट मतलब होता है वेरी लार्ज। अगर मैं इस बी की बात करूं, दिस इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अगर ये v वेरी लार्ज होगा तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है। उस केस में ये भी क्या होगा? ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट था हमारा C, जब सेल की बात आई थी, हम अगर सिंगल अगर किसी पर्टिकुलर स्फीयर की बात करेंगे, उस केस में जो B का वैल्यू होगा वो बहुत बड़ा होगा। लाइक दैट, कुछ इस तरह का होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, इतना बड़ा होगा कि हमारे इमेजिनेशन से बाहर होगा। इन दैट कंडीशन ये भी स्फेरिकल था, ये भी स्फेरिकल था। अब देखो, जब दूसरा वाला b मच मच ग्रेटर देन a हो जाता है, जब b मच मच ग्रेटर देन a हो जाता है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। गॉट इट? तो हमको आया था ना, r इक्वल टू a आ गया था। लेकिन अगर दोनों का रेडियस कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मतलब दो, एक का 2 हो तो दूसरे का 3 होना चाहिए, एक का 4 हो दूसरे का 6 होना चाहिए, जो कि आसपास कंपेरेबल होता है, उस केस में ये फॉर्मूला हमारा काम आता है। और ये तो मैंने इनर ग्राउंड केस बताया था। तो क्या होता है, बहुत टाइम बच्चे सोचते हैं कि सर ये भी तो स्फीयर ही है, ये भी स्फीयर ही है, फिर हाउ इट विल डिपेंड्स ऑन द अदर कंडीशन, कि अगर ये भी स्फीयर है सर, ये भी स्फीयर, तो आपने दोनों में अलग फॉर्मूला क्यों लगाया? और बहुत समय लोग क्या करते हैं, सिंपल से इस केस में भी यही लगा के आ जाते हैं। ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा केस दिखा, इस एक बार में ए का निकाला, एक बार में बी का निकाला, दोनों का ऐड नहीं तो सेपरेट करके आ जाते हैं, और एग्जाम में बहुत सारी गलतियां होती है। इसलिए जब भी इसका कंजक्शन रिलेशंस आएंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये हमने लास्ट डे मोटा मोटी यही पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा
आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सिलिंड्रिकल पढ़ेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। अब देखिए जो हमारा कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, अब किसी भी चीज का प्रिंसिपल क्या, हमने एक बना लिया है, एक इस तरह का इस पर्टिकुलर शेप का कैपेसिटर है जिसके पास एक क्यू चार्ज अवेलेबल है। अगर कोई क्यू चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल समथिंग भी होगा, ठीक है। बाय द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर क्या सीखा हमने, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ये हमने सीखा था। जब हमने वहां का पोटेंशियल को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से हटाया था तो हमने वहां पे क्या लिखा, दिस वन कांस्टेंट दैट इज सी। ये क्या होता है, नया कांस्टेंट है तो उसका हम क्या बोलते हैं, सी। सी को हमने बोला था कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्या बोला था हमने, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर। बट अगर हम लोग इस प्रिंसिपल की बात करें, व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, तो हमको किसे रोक के रखेगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब लॉजिक ये कहता है यहां से, इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और कैपेसिटर, देयर कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीजेस। गॉट इट। तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल पहले हमने भी रखा था, अब वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, जो क्या है, ग्रेटर देन V है। अगर V डैश ग्रेटर देन V हो जाएगा तो जो नया कैपेसिटेंस हमारा मिलेगा C डैश, वो क्या होगा, Q बाय V डैश। तो ये तो क्या वो फर्दर इंक्रीज करेगी, ये क्या होना चाहिए, फर्दर डिक्रीज करना चाहिए। तो बोल सकते हैं इस केस में C इज ग्रेटर देन C डैश। आपको मजा समझ में आया। अगर इसका पोटेंशियल V था, हमने एक नया पोटेंशियल एज्यूम करके इंक्रीज करके V डैश पहुंचा दिया, जो V डैश क्या है, इस V से बड़ा है। जब इससे बड़ा है तो क्या होगा, ये और छोटा हो जाएगा। जब मैंने इसको इंक्रीज किया तो क्या डिक्रीज किया, तो जो उस समय का आउटपुट आया था C डैश, दिस विल बी वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू C। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स होता है, प्रिंसिपल लेट अस सपोज इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर विल इंक्रीजेस, देयर कैपेसिटी विल बी डिक्रीजेस। अब ये फॉर्मूला सबको पता है, अब यहाँ पर वैल्यू डाल के लिख लेंगे, अब 4 है 8 हो जाएगा तो क्या होगा, चार्ज तो कांस्टेंट चार्ज इज दे। आपको यहां से एक पॉइंट और मैं बता दूं, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अगर ये कंजर्व है तो बदलेगा नहीं, बट हम लोग बढ़ा सकते हैं। इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस। तो पहले था, मान लेते हैं पहले 2 था, हम लोग एग्जांपल से करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, V का वैल्यू 4 रखा, 4 वोल्ट, गॉट इट। तो क्यों कौन लोग क्यू ही रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो C आया था वो कितना आया था, Q बाई 4। अब हमने क्या किया, जो V डैश था उसको V डैश को इंक्रीज कर दिया, वो कितना हो गया 8 वोल्ट। तो जो हमारा C डैश आएगा वो कितना होगा, Q बाई 8। यू नो फैराडे इज देयर। तो हमको पता नहीं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, Q बाई 8 इज द लेस देन C। इसको रिवर्स में क्या लिख लिया हम लोग, C ग्रेटर देन C डैश। तो बेसिकली प्रिंसिपल यही है, जब भी किसी कैपेसिटेंस में पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस घट जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट था, आप आई होप समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसमें स्टार लगा ले बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्फेरिकल कैपेसिटर। जब पैरेलल प्लेट की बात आती है थोड़ा सा सोचे डायग्राम हो कैसे सकता है। पैरेलल प्लेट का मतलब होता है, मान लीजिए ये प्लेट का वन पार्ट है और ये प्लेट का अदर पार्ट, ठीक है। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात आई थी तो सर इसमें रीजन था कि अगर ये पार्ट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करेगा तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेगा, क्योंकि एक प्लेट में 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं, दैट इज प्लस Q एंड माइनस Q, ठीक है। और हमको जब प्लेट की बात है तो एरिया समझ में आता है। प्लेट का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्लेट के सरफेस पे क्या होगा, चार्ज रखा होगा। जब सरफेस पे चार्ज होगा तो हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं सिग्मा को। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। अगर दोनों प्लेट आइडेंटिकल है तो उसका जो एरिया होगा वो क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है। तो दोनों का एरिया ए होगा, तो मान लेते हैं यहां पे क्या होगा, प्लस सिग्मा एल होगा यहाँ पे
माइनस सिग्मा रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होता। अब देखो, अब बोला कि कैपेसिटेंस चाहिए अपने को। क्या चाहिए? कैपेसिटेंस चाहिए। अगर हम लोग क्या करें, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैथमेटिकली डील करना चाहें तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इधर देखेंगे ध्यान से हमें। मान लो ये दो प्लेट है, हम किसी को इंटरचेंज कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एक प्लेट के पास प्लस सिग्मा है या इसके पास माइनस सिग्मा है, तो इसके पास क्या होगा? प्लस सिग्मा। तो यहां पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। यहां पे क्या होगा हमारा चार्ज? माइनस होगा। जब हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, हमने एक पॉइंट P माना, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो हमको गॉस लॉ ने क्या सिखाया था? बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बाय एप्लीकेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहानी थी। अगर हम बात करें इस पॉइंट P पे, तो जिस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं उस पर अपन एक टेस्ट चार्ज देते हैं जो कि यूनिट होता है। तो यहां पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, किधर होगा? उधर होगा। और ये क्या है? नेगेटिव। तो ये भी क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, फोर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहे तो गॉस लॉ ने हमें क्या सिखाया था? अगर Q इनक्लोज की बात करेंगे तो हमें यहां से क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। मैं उतना डेरिवेशन नहीं करूंगा, आपको रिजल्ट याद होगा। मैंने यहाँ पे गॉस लॉ में इसको ग्रैब करके बताया था सेम पॉइंट पे ये कैसे निकालते हैं। और जब E डॉट ds की बात आती है तो एक एरिया होगा, किसका? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम लोग इंडिविजुअल लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज प्लस, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो निकालने के लिए हमको सबसे पहले इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे Q इनक्लोज क्या होगा सर? उसका कंफ्यूजन है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों का इंडिविजुअल सॉल्व फॉर्म करते हैं। हम गॉस लॉ को यहां से अप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको देखें गॉस लॉ के एप्लीकेशन को, ड्यू टू पॉजिटिव, अगर इसका आइडेंटिकल एरिया A है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E होगा, जो कि दोनों के लिए सेम होगा। तो मान लेते हैं यहां पे हम E। अब देखो, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। तो ये बात हमने 10 बार बोल के बोला है। 10 बार कितना? थीटा कितना होता है हमारा? 0 डिग्री इन बोथ केसेस। जब 0 डिग्री होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो E डॉट A प्लस E डॉट A 2 टाइम्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज कितना होता है? सिग्मा टाइम्स A, क्योंकि आपको पता ही होगा सिग्मा इंटू A चार्ज इनक्लोज होता है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ दिस जो Q आएगा वो कितना होगा? सिग्मा इंटू A होगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है अपना आंसर? 2 टाइम्स ऑफ EA, 2 टाइम्स ऑफ EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन। यहां से हमने A को कैंसिल आउट कर दिया, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम गॉस लॉ से अप्लाई करके ये फॉर्म निकाल ली। एक रॉड का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो सिमिलरली ये चार्ज भी क्या करेगा? इसका फील्ड यहां पे, इसका फील्ड भी यहां से। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ई नेट जो होगा उसको देखेंगे। ई नेट, तो सबसे पहले E क्या करेगा? ये लगाएगा इस पॉइंट पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी तो चार्ज सेम ही है, बट एट ए मैग्नीट्यूड वो भी सेम चार्ज लगाएगा। तो E1 प्लस E2 मान लेते हैं। E1 जो लगाएगा डेट इज E1 एंड डेट इज E2। कोई बोलेगा सर माइनस साइन लो, नहीं सर, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका है कि फोर्स किधर है। फोर्स किधर है? इस डायरेक्शन में है, फील्ड भी इधर है। तो जब दोनों प्लस होगा तो E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। अब देखो E1 इक्वल टू E2 होता है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, चार्ज सेम है। गॉट इट? जब E1 इक्वल टू E2 होगा तो इसको 2E लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसको मान लेते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E। तो ये जो आएगा E नेट, तो यहां से 2 टाइम्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एग्जैक्टली E आ गया हमारा वो हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। तो हम लोग को, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं दोबारा बताया उस चीज को करके।
ठीक है, हमें इतना ही रिक्वायरमेंट था। अगर आपको डायरेक्टली पता हो तो आप यही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर हम लोग यहां से पोटेंशियल का वर्क लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, जब हम लोग बात करते हैं E डॉट डी आर इजकल टू पोटेंशियल होता है dV। अपन अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो अपने को भी मिल जाएगा, भी मिल जाएगा, चार्ज पता है Q इजकल टू C आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए अपन, आप लोग यहां तक लिखिए इसको, फिर हम लोग क्या करते हैं इस प्रोसेस को आगे इंट्रोड्यूस करते हैं कैसे सॉल्व करना। इसको लिख लीजिए पहले। अब देखिए ये जो रिजल्ट है E इजकल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको पे देखेंगे A इज इक्वल टू नेट है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक रिजल्ट क्या पता है, E डॉट डी आर, मान लेते हैं कोई डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद दोनों का डिस्टेंस दे दिया रहता है, ठीक ना, जैसे माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस d होगा तो डी आर इजकल टू डी हो जाता है। हम लोग सिंपल मानते हैं E डी इजकल टू समथिंग पोटेंशियल कितना हो v हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू v बाय डी आएगा। चलो एक रिलेशन पता चला कि इसका एग्जैक्ट रिलेशन क्या होगा, अगर उसका बीच का सेपरेशन क्या होगा, डिप होगा। आप पहले डायग्राम में भी लिख लेंगे, वहां में छूट गया तो वहां पे उसको लिख लेंगे, डी डिस्टेंस होता दोनों के बीच में, जो यहाँ था ना उसमें भी ऐड कर लेंगे उसको। अब क्या होता है E बाई E इजकल टू वी बाई डी, तो E क्या लिख सकते हैं इसको, V बाई डी, V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलेगा सर अभी तो क्यों आया नहीं, आएगा, टेंशन मत लो। V बाई डी व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। पुट करें चार्ज बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो क्या करूं इसको, Q बाय V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जब हमने रिलेशन देखा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ V, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। तो क्या Q बाई V आ गया, तो जो Q बाई V आया वो इट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमारे से पूछा है व्हाट इज द A, तो हमको पता है A क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट। अब पूछेगा व्हाट इज D, क्योंकि एप्सिलॉन तो पता ही है, D is the separation between the plate, separation between the plates, epsilon you all know is the permittivity of free space। तो हमको इसको रिजल्ट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, मैंने ये मेथड को दोबारा करके बताया गॉस लॉ के एप्लीकेशन को, बाकी हम लोग यहां से सिंपल कर सकते थे। इस सीट का यहाँ पे फील्ड होगा, अगर इस पॉइंट P की बात करें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस सीट का क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों का सेम डायरेक्शन सेम है तो इसका नेट हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको वहां से सिर्फ 2 ही लाइन में लगता है यहाँ इतना सॉल्व करने में, बट हमने इसको डिटेल्स में करके बताया कि आप पीछे वाला कहीं भूल नहीं जाए। ये सब हमने पहले भी पढ़ाया था आपको कैसे निकालते हैं सीट के फॉर्म में, ठीक है। पैरेलल प्लेट में जस्ट लाइक सीट। तो ये जो रिजल्ट आया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में इस पे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन करते हैं इस पे। आपको तो पता चल गया होगा एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट, A इज द एरिया, D इज द डिस्टेंस बिटवीन और सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। इसको लिख लीजिए अच्छे से पूरे, ये चीज को जो हमने लिखा है उसको छोड़ के। अब देखिए यहां से हम लोग 2-3 कंसेप्ट रिड्यूस करेंगे जो देखने के अच्छा कंसेप्ट होता है और एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आप लोग क्या करेंगे इसको एक्स्ट्रा लगा के लिख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर बात हुई सर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था अगर उसको देखें हम लोग, E नेट जो आया था वो होता क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या सर इस पॉइंट पे फोर्स ला सकते हैं, यस जरूर, क्योंकि फोर्स का रिलेशन होता है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। अगर मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रहा, कैपिटल Q, तो क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो क्या होगा फील्ड होगा वो फोर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आना चाहिए। कैसे निकालेंगे इसको, व्हाट इज दिस Q, वो Q दिया हुआ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फोर्स होता है वो क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। वो फोर्स कितना होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू, डायरेक्शन ध्यान रखेंगे आप लोग,
सिग्मा टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहे इन जनरल फॉर्म, जो कि एक बार मेंस ने फॉर्मूला ही पूछा था, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल के हमको पता है सिग्मा बाय क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। गॉट इट। अगर हम यहाँ पे चार्ज को इंट्रोड्यूस करें, ओके, सिंगल प्लेट का यहाँ पे 2 था, नेट आया था एक्चुअली, इस प्लेट का फोर्स क्योंकि नेट फोर्स इधर होगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। जो सिंगल प्लेट का था, इस सिंगल प्लेट का फोर्स क्या हुआ इतना पे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू ई नेट। जो ई आया था ड्यू टू फर्स्ट, ई नेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, एक प्लेट का, ठीक है। तो F इक्वल टू Q हो गया, तो Q सिग्मा बाय E हो गया था। तो Q इक्वल टू सिग्मा बाय A होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय फर्स्ट प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा को लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमारे एग्जाम में आया था कि आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे, ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये मेंस का क्वेश्चन है। ये पूछा था कि जो भी फोर्स लगाएगा ये पर्टिकुलर सिस्टम, ये प्लेट किसी पॉइंट पे फोर्स कितना लगाएगा, और सिमिलरली हम लोग उसका भी काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये भी अलग से फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसका भी क्या था, सेम फोर्स था। वो जब नेट फोर्स की बात करते तो 1/2 नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्स, जो कि क्वेश्चन ये आया था इसलिए मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया। अदरवाइज वो भी करेक्ट था, वो क्या था, नेट फोर्स था। बट एग्जाम में क्या पूछा था, व्हाट इज द फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू वन ऑफ द प्लेट। अब देखो यहां से समझ में आया सर, फोर्स ये हो सकता है। तो कभी कभी कोई बोलता है सर, अगर किसी प्लेट पे फोर्स लग रहा होगा और उस पर्टिकुलर प्लेट पे कुछ एरिया दिया होगा, तो सर प्रेशर भी हो सकता है। वेरी गुड। अगर इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको पता ही है, हमने बहुत पहले देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट और है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, लोग गलतियां कर जाते हैं इसलिए रॉन्ग लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो लोग को पता है प्रेशर फोर्स पे आइडिया होता है, बट वो वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो क्या होता था, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पता है अपने को कितना पता है, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। जब हमने इसको देखा क्या लिखा, अगर लिखना होगा Q बाय A का होल स्क्वायर इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। गॉट द पॉइंट। हम क्या तो इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जब भी ये दोनों फॉर्म में होगा, Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे एग्जाम में ये बहुत फैमिलियर वर्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा था। अगर हमको फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, सिग्मा पता होगा, एप्सिलॉन नॉट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे कितना वैल्यू होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था, जो कि हम लोग यहां से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करें, इसको लिख ले, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। हमने यहां से इस पर्टिकुलर रिजल्ट से इस दोनों चीज को निकालने की कोशिश करी कि कितना कितना ये हो सकता है एट द रिस्पेक्ट ऑफ सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो हमको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल गए, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ध्यान रहेगा आपको, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बदल सकते थे इन केस ऑफ सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है आपको ये फॉर्म में पूछ ले, ये फॉर्म में पूछ ले, ये फॉर्म में पूछ ले और ये फॉर्म में पूछ ले। इसके 4 टाइप्स हो सकते हैं, रीजन एक ही है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है हमको। तो इसके बारे में मैंने पहले बताया था, डायमेंशन से बहुत बार पूछते रहते हैं, कभी कभी यूनिट के फॉर्म में भी आ जाता है। इसको देखेंगे, बोला कि सो दैट SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट मे बी रिटेन एज फैराडे मीटर इनवर्स। इसका मतलब सर कहना यही चाहते हैं कि अभी तो रिखल सीखा था सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सीखा था एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बोला कि यूनिट लिखना है, राइट डाउन यूनिट। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं CD बाई A। व्हाट इज दिस C, कितना होता है, फैराड, लिख लो FARAD। D मीन्स मीटर, गॉट इट। एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, यहां से लिख सकते हैं हम लोग फैराड मीटर इनवर्स।
कहानी खत्म है यहीं पे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपके लिए मैं छोटा सा होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको यूनिट लिखना आ गया इन टर्म्स ऑफ फैराड, मान लो कभी डायमेंशन अगर इसके फॉर्म में आ गया तो क्या करेंगे? अगर मान लो डायमेंशन आ गया तो क्या करेंगे? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन द फॉर्म ऑफ, यहीं से ड्राइव करना है, देखते तो मैच करता है कि नहीं, करेक्ट ना? इस आप बहुत लोग बोले कैसे डायमेंशन तो सेम ही आना चाहिए, डायमेंशन आएगा भी सेम, बट करना क्या, इस कंसेप्ट से ड्राइव करना है। करेंगे क्या, सबसे पहले उस कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिखेंगे, फिर मीटर का डायमेंशन लिखेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारे ओरिजिनल डायमेंशन से मैच कर जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इन दी टू यूज द कैपेसिटर, क्या करना है, इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताना है, क्या करके, इस कैपेसिटर को यूज करके। ये कोई बिग डील नहीं है, आप इसको घर पे सॉल्व कर लेंगे, हम इसको बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, बट आपको पता ही है ऐसे लिखने क्या होता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन लोग फंस जाते हैं कि इसका डायमेंशन कैसे निकालें। तो आपको मल्टीपल वे होना चाहिए सॉल्व करने का। मान लो किसी को इसका डायमेंशन आता है, कैपेसिटर का नहीं आता, वो यहाँ से भी सॉल्व कर सकता है। बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी इज द फैराड, तो यहाँ से मैं आपको एक मल्टीपल क्लू दे देता हूँ। मान लो हम कभी भूल गए, क्यों कभी भूल गए अपन कि इसका डायमेंशन सी का नहीं आता है, हो सकता है कि भूल गए होंगे, नहीं आता है, तो क्या कर सकते हैं, सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, गॉट इट। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का लिखने आता है तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू डी होगा, क्योंकि एरिया में एल इंटू एल एक हट जाता है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट मीटर हो जाता है, जो डी हो गया, तो एप्सिलॉन निकालना हमारे लिए क्या है, बहुत आसान है, यहां से निकाल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हम लोग उस समय सोच नहीं सकते। अब क्या है, चार्ज हमारे लिए नोन है, चार्ज क्या लिख सकते थे, Q इज इक्वल टू आई टी, आई मीन्स एम्पेयर, टी मीन्स टाइम, आर इज लेंथ, एफ इज न्यूटन, उसको एम एल टी टी माइनस 2 लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, हमको ये क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन को सोचने का तरीका होता है। मान लो इसमें टफ लग रहा है, यहां से निकाल लेंगे, यहां से टफ लग रहा है, ये निकाल लेंगे, ये नहीं आता, इससे निकाल सकते कैपेसिटर, एनी हाउ वी कैन रिमेंबर, बट आंसर इज सेम। ऐसा नहीं कि आंसर बदल जाएगा मेथड से, आप अगर इससे करो फिर भी आंसर वही होगा, यहां से करो फिर भी आंसर वही होगा, इससे करो फिर भी आंसर वही होगा, या आप इससे करो फिर भी आंसर वही होगा। आंसर पैटर्न वही है, बट ये कि हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट को चेंज कर दिया। जैसे हम पहले इसका यूज किया करते थे, अब हमने इसका यूज कर लिया, ए का, डी का एंड सी का, गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दोबारा हमारा एडिशनल क्वेश्चन है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, देखो ये एग्जैक्टली कंप्लीट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग दिस एरिया स्क्वायर प्लेट हैविंग डिस्टेंस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एरिया 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 20, इसको सेंटीमीटर को अपन मीटर बदल के कितना होगा, -2 -4, दैट इज 400 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डी 1.0 mm को कन्वर्ट की मीटर में 1 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या पूछा है, एप्सिलॉन के फॉर्म में पता है, लिखना सॉल्व आसान है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लो इसको, 8.85 10⁻⁻² होता है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया, 400 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻³ मीटर। दिस इज द वैल्यू। कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा हम उसको फैराडे से इंडिकेट कर देंगे। दिस इज द आंसर। तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको वैल्यू चेक कर लेंगे, जो आंसर आएगा आप उसको लिख लेंगे, जो भी एक्स वाई जेड आएगा वो इसका फैराडे से लिख लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, कभी पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन आ जाए, छोटा छोटा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में डरना नहीं कैसे होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हैरास होता है, इसको सॉल्व करना होता है। लिख लीजिए इसको। जो थर्ड है हमारा, हमने अभी तक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा, स्फेरिकल कैपेसिटर देखा, ये हमारा क्या है, थर्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर सिलेंडर की बात करें तो हमें डायग्राम समझ में आता है, सर अगर ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा अगर इसका चार्ज हो समथिंग और कुछ फील्ड हो। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा
इस डायग्राम को अच्छे से देखना होगा। हम लोग क्या करते थे, गॉस लॉ में यही बताया था, सबसे पहले जब भी किसी चीज का फील्ड निकालना हो हमने दो चीज डिसाइड किया था, ये एक लाइन की तरह बिहेव करता है, गॉट इट। अगर ये सेंटर्ड पॉइंट था तो यहां से यहां तक का जो रेडियस था अगर उसको अपन r1 मान लें और यहां से जो यहां तक का है उसको मान लें अपन r2। ये हम पहले बताए थे कि जो भी सिलेंडर हो उसको क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है, जस्ट लाइक ए लॉन्ग एब्सोल्यूट टाइम। अब मान लो कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सिलेंडर का वो क्या है हमारा L है। अगर हम लोग कैपेसिटेंस की बात करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल निकालना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आना बहुत जरूरी है। अब देखो अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, अगर इस सेंटर्ड पॉइंट पे चार्ज है, चार्ज होगा तो कैसे होगा, अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ गॉस लॉ जो कि हमने फ्लक्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था फ्लक्स में, फ्लक्स में को यही बताया गया था जो भी डेल्टा फाई होता है ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल। अब सर क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है कि छोटा सा सर एरिया भी चाहिए। अगर छोटा सा एरिया हो तो अपन क्या करते हैं, छोटा सा पर्टिकुलर एरिया ले लें। कैसे ले लें, यहां से आर डिस्टेंस पे एक हमने ऐसा क्या लिया, सिलेंडर लिया, छोटा सा आपको दिख रहा है यहां पे आर डिस्टेंस पे, कौन सा आर होगा ये, दिस इज स्मॉल आर। जब हम लोग बात करते हैं इसका हाइट कितना है, एक्स दिया हुआ, क्या मान ले इसको हम x मान ले। अब देखो अगर हम बात करें सर E डॉट डी एस मीन्स व्हाट, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर, क्योंकि अगर हम उसकी बात करें सिलेंडर का ये जो पार्ट होता है अगर रेडियस r है तो कितना होगा 2 पाई आर। अगर उसको 2 पाई आर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट कर दिया हो जाएगा। तो सर फ्लक्स तो निकल रहा है, छोटे से फ्लक्स कितना जा रहा है, तो बात करते हैं मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा तो एरिया कितना होगा 2 पाई आर इंटू एक्स। क्यों, हम लोग सिर्फ छोटे से की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 पाई आर इंटू एक्स होगा तो ये हमारा डेल्टा फाई हो गया। जब ये फ्लक्स है तो गॉस लॉ हमें सिखाता है क्या है, गॉस लॉ ने यही बताया कि जो भी ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब क्वेश्चन आएगा सर क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग क्यू इनक्लोज को देखने से पहले सबसे पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, डीएस को लिखना कैसे होता है। अगर हम लोग किसी रिंग की बात करें, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक रिंग है जो हमने काटा था, हमने क्या किया, ऐसा एक एन आइडेंटिकल रिंग बनाया। जो एन आइडेंटिकल रिंग था क्या क्या उसने सारे क्रॉस सेक्शन को भरा। अब इस क्रॉस सेक्शन को भरने का लेंथ हमने कंप्लीट माना कितना है, एल है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर थिकनेस की, इसकी थिकनेस की, तो हम क्या करते हैं इस क्रॉस सेक्शन को कट कर देते, क्या आता है ये लेंथ 2 पाई आर। तो अगेन वो 2 पाई आर ये होगा, 2 पाई आर ये होगा, 2 पाई आर ये होगा, 2 पाई आर ये होगा। तो इस तरह का कंप्लीट क्रॉस सेक्शन भरते भरते जब वो एल लेंथ पे चला जाएगा तो क्या करेगा, ये कंप्लीट सिलेंडर का एरिया दे देगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमको यहां से अप्लाई करना था ई डॉट डी एस, तो क्या क्या लिख सकते थे, ई जो कि हमको यहां से मिला था, कैसे कैसे एरिया निकालते, 2 पाई आर इंटू एल, तो यहां क्या था 2 पाई स्मॉल आर इंटू एक्स। ई डॉट डी एस मतलब एंगल तो जीरो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई डी एस कितना है 2 पाई आर एक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा मिशन है सर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आना चाहिए सबसे पहले। जब ई आएगा, ई निकालने के लिए हमको क्यू इनक्लोज चाहिए। क्यू इनक्लोज मतलब अगर ये कंप्लीट चार्ज कुछ रखेगी सिग्मा के फॉर्म में, चार्ज बाय एरिया, तो हमको सबसे पहले छोटे से क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, उधर वाले को हम उधर सॉल्व करते हैं इसके सॉल्यूशन को। अगर हम लोग क्यू इनक्लोज की बात करते हैं, छोटा सा क्यू होगा, तो मान लेते हैं वो डी क्यू होगा। कितना होगा छोटा सा क्यू, डी क्यू होगा जो क्यू इनक्लोज के बराबर होगा। अगर इसका कंप्लीट चार्ज सिग्मा या कुछ क्यू दिया हुआ है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ पता होगा हमको कितना का, चार्ज बाय लेंथ एल इंटू एक्स, यही तो कुछ है। डी क्यू में कितना चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ के लिए क्यू बाय एल, और जब एक्स की बात करेंगे तो क्यू बाय एल इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जब क्यू बाय एल इंटू एक्स लिख सकते तो हमको क्या पता चलेगा, क्यू इनक्लोज, तो हम झट से इधर आ जाते हैं। क्या लिखा था हमने, ई इंटू 2 पाई आर एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एल इंटू एक्स। अब समझ में आया कि ये छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात हो रही थी, तो ई हो जाएगा हमारा, इस x को इस x से कैंसिल करें क्या बचेगा, q बाय 2 पाई r इंटू एल। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
इसको अपन हम लोग के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2kq बाय, एप्सिलॉन यहाँ पे है 2 पाई r, एप्सिलॉन छूट गया यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, गॉट इट। तो हो जाएगा हमारा 2 पाई r kq स्क्वायर बाय r, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन को k लिख सकते हैं, और L रहेगा नीचे RL। ये हमारा फॉर्म आ गया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा ये भी करेक्ट है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, वो एग्जैक्ट रूल मिल जाता है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, फिर से याद करेंगे रिलेशंस ऑफ पोटेंशियल। क्या सीखा था वहां पे, E डॉट dr इजकल टू dv विथ नेगेटिव साइन, ये सीखा था। अब ये नेगेटिव साइन है तो कहना क्या सर, इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्टली, क्योंकि पोटेंशियल तो चाहिए इसमें। जब इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट dr का व्हाट इज द E, तो लिखो यहां से dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ q डिवाइडेड बाय 2 पाई rl एप्सिलॉन नॉट dr। अब बात कहानी आती है कि हमको लिमिट कैसे कैसे पुट करना है। इनिशियली अगर हम लोग जाएंगे तो r1 टू r2 जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लिमिट क्या है, यहां से r1 फिर से r2 जानते हैं, तो लिमिट लिख लो r1 टू r2। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ कांस्टेंट को बाहर निकाल ले, q बाय 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट dr बाय r, r1 टू r2। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग उसको इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक माइनस साइन था, वो क्या था लिमिट में, अगर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को यहाँ देखेंगे तो एक माइनस साइन था ऑलरेडी। जब हम लिमिट का इंटरचेंज करते हैं फॉर्म, तो आपको पता होगा जब मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज कर दो तो क्या होता है, वो लिमिट माइनस साइन हट जाता है अपने आप। तो जो फाइनल पॉइंट था r1 टू r2 में, हमने मान लिया जो फर्स्ट पॉइंट r2, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा, तो लिमिट इंटरचेंज कर दो, क्या हो जाएगा, वो माइनस साइन चला जाएगा। तो हमने क्या किया, इस इंटरचेंज करके लिमिट को क्या बना दिया, वो माइनस को प्लस बना दिया। तो क्या हो गया अपने पास, dv का पोटेंशियल हो गया v q डिवाइडेड बाय 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट, और सबको पता है dr बाय r का इंटीग्रेशन होता है ln r, उसका लिमिट होगा r1 टू r2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln r2 माइनस ln r1। जब हमने इसको देखा तो क्या समझ में आया, q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln r2 बाय r1 क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है ln m बाय n इज इक्वल टू ln m माइनस ln l होता है। ये रिजल्ट आपको पता होगा। तो log m माइनस n इज इक्वल टू log m बाय n होता है। तो m कितना हमारा r2 बाय r1। तो यहां से रिजल्ट आया अपना q ln r2 बाय r1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, दैट इज द v। अब इस रिजल्ट के पास तो हमारा बहुत आसान है, हमको भी पता है, हमको क्या चाहिए, c। तो रिलेशंस ऑफ c में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशंस ऑफ c में कैसे आता है, तो जो रिजल्ट आया था v इज इक्वल टू q ln r2 बाय r1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। अब देखिए c क्या होता है, हमको पता है, रिलेशन पता है, q इज इक्वल टू सी v, तो c क्या होगा, q बाय v होगा। तो लिखने चले हम लोग, हो जाएगा v बाय q इज इक्वल टू ln r2 बाय r1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। लेकिन ये तो क्या होता है, 1 बाय c। रिलेशन देखेंगे, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, q इज इक्वल टू सी v, तो c कितना होगा, q बाय v। ये कितना है, v बाय q, रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय ln r2 बाय r1। दिस इज द रूल। और आपको लिए इतना डेरिवेशन नीट के बच्चे सिर्फ क्या करेंगे, इसका रिजल्ट याद रखेंगे, क्या होता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में अगर आपको लेंथ पता हो, रेडियस पता हो, तो आप इसको
सॉल्व कर सकते हैं इसका रेंज कितना होता है। लिख लीजिए, ये भी फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन जानना जरूरी नहीं है सबके लिए, जो बच्चे मेडिकल्स के हैं बेटर करेंगे, इस पे कंसंट्रेट करेंगे फॉर्मूला पे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, जो हमने 2-3 पढ़ा अभी तक। जो फर्स्ट पहले स्फेरिकल पढ़ा था, फिर हमने पैडल प्लेट पढ़ा। पैडल प्लेट को और थोड़ा डीप में जाने का मीनिंग क्या होता है थोड़ा देखेंगे उसको। हम लोग इसको पढ़ना चाहें बाय इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिकॉर्डिंग में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम लोग डिस्कस करें, जो फर्स्ट पॉइंट होता था, हम लोग आएंगे उसके आगे, जो हमने लास्ट पढ़ा था पैडल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने जिसकी बात करी थी, जो पी इलेक्ट्रोस्टैटिक था, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन आया था, जो रिजल्टेंट था हमारा, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा का मीनिंग आप अच्छे से समझ रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया होता है उस पर्टिकुलर प्लेट का। हम लोग इसको एक दूसरे सर्कमफ्रेंस में देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इनसाइड उस प्लेट के बीच में लगता रहता है। प्रेशर क्या होता है, जैसे हमने एक पैडल प्लेट कैपेसिटर को देखा था, ये दोनों पैडल प्लेट कैपेसिटर था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे माइनस था। अगर इस पॉइंट पी पे कोई फोर्स उधर लग रहा था, तो ये फोर्स उस प्लेट माइनस वाले पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इस पे लगाता है। दैट्स व्हाई जो डिस्टेंस बिटवीन देम था, दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस क्या था, एक मेंटेन रखा था। बोलेगा क्यों सर, एक तो हार्ड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ये था कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, किसको, ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो अट्रैक्ट करता तो क्या होता, एक टाइम पे नेगेटिव वाला चार्ज इधर आ जाना चाहिए था। बट इन कंडीशन ऑफ पैडल प्लेट कैपेसिटर ये एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, किसके कारण, किसी कारण कि यहाँ पे एक डिस्टेंस की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर उस पर्टिकुलर सामने वाले पे हमेशा लगता रहता है, तो क्या करता है, इसको डिस्टेंस को आने नहीं देता है। सिमिलरली एक कंसेप्ट और हम पढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स में इंटर करेंगे। सोप बबल आपने देखा होगा। बोलेंगे सर यहाँ बताने का मतलब क्या है, वहां पे क्या होता है, सोप बबल एक स्फेरिकल नेचर का होता है। इसको हम जब एयर डालते हैं तो क्या होता है, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे एक नया सा प्रेशर क्रिएट करता है। इस पॉइंट पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, याद होगा आपको, पी नॉट माइनस पी इक्वल टू 4T बाय आर, दैट इज द नेट प्रेशर। क्या होता था ये, पी नेट। ये रिजल्ट पहले हमने पढ़ा है। यहां पे टी क्या होता था, ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द सोप बबल बोलेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट 2017 में एक आईआईटी वाले ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत गजब का क्वेश्चन था। अगर उस चीज को देखे तो पता नहीं चलता सर इसका कंसेप्ट यहां से कैसे मैच हो सकता है। भाई ये तो नेट प्रेशर क्या करता है, इस पर्टिकुलर चार्ज को, पर्टिकुलर सरफेस को कंटेन करता है। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था, अगर हमने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडेंसर को किसी लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, ध्यान से सुनेंगे, ये तो पैडल प्लेट कैपेसिटर की कहानी थी। ये क्या थी, किसी पैडल प्लेट कैपेसिटर की कहानी थी। अगर हमने इस पैडल प्लेट कैपेसिटर को किसी लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, तो फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पी एंड दिस। तो पूछेगा कि जब हमने ये ड्रॉ किया उस पॉइंट पे इसका सरफेस टेंशन कितना होगा, इसका मतलब जो लिक्विड होगी वो इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रही होगी। फिर हम लोग तो कोमा में चले जाएंगे, सोच नहीं पाएंगे क्या होगा हमारा। इसलिए जो ये प्रेशर लगाएगी वो प्रेशर उसको बैलेंस करना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम डज नॉट एवर ओवरवेल्म और कोलैप्स, कि ये सिस्टम खराब नहीं हो, उस कंडीशन में जो रिलेशन होता है, ये जो पी नेट था, इसको देखेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू 4T बाय आर। इस रिलेशन में क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको उस पर्टिकुलर सरफेस का सरफेस टेंशन पता है, रेडियस पता है, यू कैन फाइंड इजीली व्हाटएवर कंडीशंस, सिग्मा पता है तो ये निकाल सकते हैं, ये पता तो ये निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आया था और मैच दी वाला का क्वेश्चन था, हम लोग खो गए थे, पता नहीं चला क्या हो सकता है। क्या एक फ्लूइड मैकेनिक्स का कांसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैच कर सकते हैं? जरूर मैच कर सकते हैं। अगर कांसेप्ट की बात हो, सर ये भी तो वही काम कर रहा था, प्रेशर ही लगा रहा था इस सरफेस पे, और ये भी क्या कर रहा है, प्रेशर ही लगा रहा है। अगर हमने इस सिस्टम को किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, केरोसिन हो, डीजल हो, ऑयल हो, किसी भी कंडीशन में अगर इनपुट में सबमिट कर दिया है, उस समय उस पर्टिकुलर सरफेस पे कितना सरफेस टेंशन होगा, यू कैन फाइंड इजीली विद दैट फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे आया था, बाकी फॉर्मूला आसान ही है कि किस कंडीशन इसको इक्वेट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें क्या होता है, बहुत भयानक क्वेश्चन बनाते हैं। कभी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं, अगर आप 2016 के पढ़ते हैं वहां पे जेईई मेंस वाले फॉर्मूला ही पूछा था इनहेरेंस डेंसिटी का,
जो सेकेंड टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। जो पहले गलतियां क्या होती है उसको देखना जरूरी है। इसमें सबसे पहले होता है, बोलते हैं भाई साहब आपको बताना है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो लोग क्या सोचते हैं, सर एनर्जी डेंसिटी है तो क्या करते हैं, एनर्जी हो गया और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। मीनिंग से लगता है ना, सर ये हो गया एनर्जी, ये हो गया डेंसिटी, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन सर ये नहीं, जो मीनिंग होता है एनर्जी डेंसिटी का, उसका मीनिंग देखें अच्छे से। जो एनर्जी डेंसिटी होता है उसको डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करें। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी होगा एंड बाय वॉल्यूम होगा। अब एक क्वेश्चन होता है, सर वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम किसका, वेरी गुड क्वेश्चन। अब वॉल्यूम किसका लेंगे तो पता चलना चाहिए कि वॉल्यूम जिस भी कैपेसिटर का एरिया होगा, अगर उसके पास थिकनेस होगा तो हमने एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम लिखना है। बोलोगे कैसे, ये देखो ऐसे, मान लेते हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, गॉट इट। इसका डिस्टेंस यहां से ए था, डी था, गॉट इट। इसका एरिया ए है, इसका भी ए है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो इस थिकनेस में अपन एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा पार्ट कवर कर लेगा, दैट इज द डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग होता है कि उस पूरे वॉल्यूम पे होना चाहिए, ये पूरे उसके वॉल्यूमेट्रिक पार्ट पे होना चाहिए। अब देखो, जब सबसे पहले कंसेप्ट आई सर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम समझना आसान है क्या, अगर जब भी वॉल्यूम लिखना होगा तो अपन क्या करेंगे, एरिया को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। एरिया इंटू थिकनेस, इसको लिख लो लैंग्वेज में। जब भी कभी इस तरह का कंसेप्ट हो तो हम लोग ऐसा नहीं कि हर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का अपना वॉल्यूम होता है, बट इन जनरली एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करने में वॉल्यूम हमें आ जाता है। इस एरिया इंटू थिकनेस या लेंथ बोल सकते हैं। अब कंसेप्ट है सर, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने ये पढ़ा कि जब भी हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय हमने डी बोला था, सी की बात आ गई। सर थोड़ा सा और दूर चलते हैं, E इज इक्वल टू V बाई डी, अच्छी बात है। E इज इक्वल टू V बाई डी, इसका मतलब V इज इक्वल टू E इंटू डी। बोलोगे सर ये किधर से आ गया, कुछ नहीं है सर, वही बात चल रही है हमारी, E डॉट डी आर इज इक्वल टू डी बी, ये वहीं से आ रहा है। डी आर को हमने मान लिया क्या होगा, डी होगा, जो ई डी आ गया। अब सेम चीज होती है सर, एनर्जी बाय वॉल्यूम लिखें, वॉल्यूम एनर्जी होगा कैसे, एनर्जी निकालने के लिए बहुत चीज रिक्वायरमेंट्स होती है। हमने 3 फॉर्मूला बताया था, याद होगा। एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर याद होगा, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V, 1/2 Q स्क्वायर बाई C। जब हमने देखा व्हाट इज V इज द पोटेंशियल, V क्या था यहाँ पे, पोटेंशियल था। फॉर्मूला को देखते तो क्या नजर आता है, हमारी नजर में जाता है ये कि अगर एनर्जी निकालना हो भाई, क्या करना हमको, एनर्जी निकालना हो तो देखेंगे क्या दिया हुआ है। सर C आई नो, V आई नो, तो कौन सा फॉर्मूला है जो CV में चलता है, ये सर ये लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हाफ CV स्क्वायर बोलेंगे, क्यों नहीं, मैं बताया था फॉर्मूला सब लग जाएंगे। बेटर टू फॉलो द सेफ पाथ, जो दिया होता है, क्योंकि वेस्ट का हम टाइम क्यों पास करना उधर पे, तो क्या होगा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रिवेल कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते, पहले एनर्जी की ओर चलते हैं। एनर्जी में जब सॉल्व करेंगे तो एनर्जी U जो था, एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। देखेंगे इसको अच्छे से, व्हाट इज C, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी का, और भी कितना है हमारा, E इंटू डी, ई डी का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्या करना अपने को, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। एक डी को मार दिया, एक डी ने एक डी को मार दिया, तो क्या बचा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A इंटू डी। जब हमने इधर देखा, किसको देखा, वॉल्यूम को, तो क्या वॉल्यूम ने बोला, सर A इंटू डी तो मैं वॉल्यूम हूं। ओके, तो हमने कहा चलो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। जो A इंटू डी हो गया दैट इज द एनर्जी, वो कितना हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी।
अब बात आई कि एनर्जी का मतलब तो सर ये हो गया, बट हमको डिफाइन क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करना है, एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम। ध्यान रखेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज को वोल्टेज समझ लेते, गॉट इट। अब एनर्जी डेंसिटी की बात आई तो एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो क्या कर सकते हैं, अगर हमने इस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। भाई साहब यही फॉर्मूला तो है किसका, एनर्जी डेंसिटी का। मैं तुमको लिख के बताऊं, इस क्वेश्चन को कितना बार पूछा है। आप अगर 2013 जेईई मेंस एडवांस का पेपर देखेंगे, 2013 में ये क्वेश्चन आया था एज इट एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट ईयर में इसका डायमेंशन हमसे पूछते हैं। ये 2016-17 में मेंस में पूछा था। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है, और आता कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्व कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हमें आ गया, इसका मतलब है कि हम इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अगर कंसेप्ट हमें समझ में आ रही है, इसका मतलब बात है कि हमें क्वेश्चन बनने चाहिए। तो जो हमारा पर्टिकुलर कंसेप्ट था सर एनर्जी डेंसिटी के बारे में, वो कितना आसान सा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, गलती यही करते हैं जो हमने पहले बताया था, एनर्जी इनटू डेंसिटी सोच लेते, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। जब भी फंडामेंटल्स फॉर्मूला होगा एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी बच्चे हो फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे। जिनको भी डेरिवेशन में प्रॉब्लम होता है, आप प्रोसेस बाय प्रोसेस देखेंगे, सब कुछ आसान है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि नया किधर से आ गया। इफ यू फॉलो द बेसिक्स फंडामेंटल, यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखिए। हम लोग थोड़ा सा और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट है उससे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। एनर्जी डेंसिटी की बात करें हम लोग, एनर्जी डेंसिटी वो अपने कितने नजर में आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कभी कभी अगर हम लोग को पता हो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हम पैरेलल प्लेट की बात कर रहे थे, बात हुई होगा हमारे पैरेलल प्लेट की, ये कुछ इस तरह का प्लेट था, गॉट इट, हुआ था। हम लोग तो बात उसी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चार्ज यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, ये आप देख लेंगे। हमने जिसका एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ किया था, जस्ट लाइक प्लस इज देयर, माइनस इज देयर, प्लस इज देयर, प्लस इज देयर, माइनस 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 इज देयर। ये डिस्टेंस डी था। इस पॉइंट पे हमने जो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर तो होता है। इसके फॉर्म में अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कि एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू दिस इन फॉर्म ऑफ सिग्मा कितना होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है। अगर इसका चार्ज होगा Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये तो सीखा था अपन। अब देखिए, अगर इसको इलेक्ट्रिक उसको पुट करूं वहां पे मैं, ड्यू टू दिस ओनली एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू दिस क्या होगा, 1/2 व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मींस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको 4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर। जब हमने इसको देखा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो क्या बचा, अगर हम लोग बात करें इसमें एरिया की, 1/2 Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमको यहां पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज द एरिया स्क्वायर। अब क्या हो गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एरिया स्क्वायर। एरिया में कितना होता है, जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो सिग्मा बाय ए दैट इज Q बाय ए स्क्वायर इनटू, ये जो फॉर्मूला था एनर्जी डेंसिटी का, ये हमारे काम का था। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी डायमेंशन लिखना होगा तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको ई का डायमेंशन आना चाहिए, ठीक है। ई का डायमेंशन आकर फिर क्या निकाल सकते हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो जो एक क्वेश्चन इसमें बनता है, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए सिंपल सी बात है। एनर्जी डेंसिटी का ये हमारा होमवर्क होगा आपका, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट
इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बाय फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, इसका पता है, तो हम लोग एनर्जी डेंसिटी का आ ही जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप जस्ट डायमेंशन लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट का पता होता है, मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के इज इक्वल टू 1/4 का एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे किसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का। इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का पता है, चार्ज का पता है, पुट कर देंगे, आपको यहाँ से डायमेंशन मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जनरली आता रहता है, कभी कभी आपको मेन से मिल जाएंगे कि इसका डायमेंशन लिख के बताओ, अदरवाइज ये फॉर्मूला ही काफी है। अदरवाइज ई पता होगा तो हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा एनर्जी डेंसिटी कितना होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, जिसमें फिर क्वेश्चंस बन जाते हैं। थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं उसको लिख के बताता हूँ। एक चीज है, अगर उसको देखें, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लोग उसी की चर्चा तब से कर रहे हैं। इस दोनों का सेपरेशन डी हो, यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और एरिया दोनों का यही होता है। जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो पता चलता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सर कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा सर, एरिया पे तो डिपेंड करेगा, डी मतलब सेपरेशन बिटवीन देम पे डिपेंड करेगा। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, फंसा लेते हैं लोग को। तो बोलेगा सर हाँ, C डिपेंड्स ऑन किस पे कर सकता है सर, एरिया पे कर लेगा, वेरी गुड, क्योंकि एरिया का रिलेशंस पता है। सर सेपरेशन बिटवीन देम पे, क्योंकि अगर डी बदलेगा तो सी बदल सकता है। सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, जिस पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन में कभी कभी वो भी दिया था, हमको जानना जरूरी है। डज नॉट डिपेंड होता है, वो होता है फर्स्ट थिकनेस, क्या होता है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। कभी डायरेक्टली बोलता है कि इसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, क्या करता है, इस पर्टिकुलर प्लेट के थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, थिकनेस ऑफ द प्लेट। जो सेकंड होता है वो होता है कैरेक्टर और नेचर ऑफ द प्लेट, वो कैसा प्लेट है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इस फॉर्मूला में कहीं आया नहीं। क्या होता है, नेचर। क्वेश्चन आते हैं तो ये चारों के चारों ऑप्शन दिए रहते हैं। किसी के मिसप्रिंट होगा तो लोग को पता है सर नेचर बदलेगा, सर ये तो कंडक्टर है वो नेचर, बट दिस इज द इनहेरेंट नेचर। ये कंडक्टर का नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये यहाँ पे चार्ज इसका कंडक्टर होगा तभी जाएगा, अदरवाइज इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग गलती से ये नहीं सोच लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना इसेंस लगाते हैं कि यार जनरल लैंग्वेज में इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें क्वेश्चन थ्योरेटिकली देखने को मिल जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके अपने एरिया पर तो डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, बट उस प्लेट के ना थिकनेस पे डिपेंड करता है ना उस प्लेट के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्लेट है, ठीक है। छोटा सा फॉर्म है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। रिजल्ट्स कितने अच्छा आया था हमारा, जब भी हम लोग ई नेट की बात करते, ई नेट कितना आया था, जो नेक्स्ट पॉइंट हो इसमें, ई नेट कितना आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। रिलेशंस हमको पता है, E डॉट डी आर को डी हम मानते हैं, वो V के बराबर होता है, तो E को लिख सकते हैं हम लोग V बाई डी। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कंपैरिजन आ जाता है, थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताओ, V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट तो यहीं से आया था हमारा, बट इसको कंपैरिजन के लिए याद रखेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाई डी। तो पोटेंशियल हम वहां से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फोर्स क्या होता है, पर्टिकुलर चार्ज से मल्टीप्लाई करते थे, जो हमने देखा था, force is equal to E into Q. You just put the value. Epsilon. This is the net जो कि हमने वहां छोड़ा था। अब नेट में कितना होगा, सिग्मा बाय चार्ज बाय एरिया, तो लिख लो Q स्क्वायर बाय E एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, इसको लिख लीजिए। तो ये इसका हमारा नेट फोर्स होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा है, नेट। तो ये सब कभी कोई पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, जहां से हमें क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो डिस्कस ही कर दिया था। प्रेशर में क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि ये बताया हुआ चीज है, क्योंकि देख लेंगे। प्रेशर क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सर
जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एरिया। लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ईपी इजकल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय एरिया। देखो क्या लिखा हुआ, क्यू स्क्वायर बाय एरिया स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं इसको, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चार्ज बाय गॉट इट। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ गया वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। दिस इज द नेट वन। वो कितना था, 1/2 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यू नो सबको पता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, चार्ज स्क्वायर बाय एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आता है। तो आज हमने जो मेन कंसेप्ट था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में, हमने स्फेरिकल वहीं पढ़ा था। आज हमने पैरेलल प्लेट को देखा। एक छोटा सा डेरिवेशन होता है जो हमने सिलिंड्रिकल का बताया था। सिलिंड्रिकल में एक्चुअली क्या होता है, सिलिंड्रिकल में क्वेश्चंस पूछते हैं या तो फॉर्मूला बेस्ड पूछते हैं, नहीं तो मैक्सिमम टाइम उसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। इसलिए हमने उसको डेरिवेशन करके बता दिया। जो बच्चे मेडिकल के हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कोई डेरिवेशन देखें, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट आप फॉर्मूला याद रखेंगे। तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आएगा, रिजल्ट पुट करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी आसान में क्या होता है, हमको फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने डीप से देखा, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्लीकेशन मच फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में करेंगे, इसलिए हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि और डीप से हमको समझा सके। थैंक यू।